चलो आज हम गप्पे लड़ाते हैं। पढ़ाई तो हम हर रोज ही करते हैं, क्यों ना आज हम सिर्फ गप्पे लड़ाएं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम गप्पे लड़ाने वाले हैं और वो भी अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि चांद के साथ। चांद से थोड़ी सी गप्पे, यही है आज की हमारी मज़ेदार कविता, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब गप्पे क्या होते हैं इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। अपने दोस्तों के साथ बैठ के जब हम बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, बिना बेतुकी बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गप्पे। और चांद चांद तो हर एक बच्चे का दोस्त होता है। जब हम छोटे होते हैं तब से चंदा मामा सुनते आते हैं और ऐसे लगता है कि चांद आसमान में नहीं रहता बल्कि हमारे घर के आसपास ही रहता है, हमारे घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। जब बच्चे को नींद नहीं आती है ना तो माँ आसमान में दूर चांद दिखाती है और चांद के ऊपर कितनी सारी लोरियाँ सुनाती है और चांद को देख देख के बच्चा कभी तो कहता है कि ये गोल गोल जो बॉल है ये मुझे खेलने के लिए चाहिए। तो चांद से हर एक बच्चे का एक बहुत ही पुराना रिश्ता होता है। आपने भी बचपन में चांद से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, बहुत सारी राइम सुनी होंगी, बहुत सारी लोरियां सुनी होंगी। इसलिए चांद हर बच्चे का रिश्तेदार होता है। और हम बचपन में क्या करते थे, जब हम छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ जैसे ही चांद आसमान में दिखाई देता था तो हम चलने लगते थे और ऐसे लगता था कि चंदा मामा हमारे साथ साथ चल रहा है। और हम सभी बच्चे मिलके कहते थे, नहीं नहीं चांद मेरे साथ चल रहा है, नहीं नहीं चांद मेरे साथ चल रहा है। तो हम ये चांद की बातें क्यों कर रहे हैं? हम चांद की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कविता भी क्या है, चांद के ऊपर है। और हमारी कविता में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक 10-11 साल की छोटी बच्ची है जो बिल्कुल आपकी उम्र जितनी है, क्योंकि आप अभी छठी कक्षा में पढ़ते हैं और आपकी उम्र भी 10-11 साल के बीच में होगी। तो आपकी ही उम्र की एक लड़की है और वो चांद से गप्पे लड़ा रही है, चांद से बातें कर रही हैं। और क्या क्या बातें करती हैं, कैसी कैसी बातें करती हैं, ये सारी बातें तो हमें कविता पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं अपनी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल, ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आइए अपनी कविता की व्याख्या करते हैं और जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थों को जानते हैं। 10-11 साल की एक लड़की 10-11 साल की एक लड़की चांद से थोड़ी सी गप्पे लड़ा रही है। लड़की कहती है, गोल है खूब मगर, खूब यानी पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, कि आप पूरी तरह से तो गोल दिखाई देते हैं। चंदा को कहती है, चांद को कहती है कि आप पूरी तरह से गोल दिखाई देते हैं लेकिन थोड़े से तिरछे, तिरछे यानी टेढ़े नज़र आते हैं, जरा यानी थोड़े से, तिरछे यानी टेढ़े, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। लड़की चांद से कहती है कि आप पूरी तरह से गोल तो दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी टेढ़े टेढ़े दिखाई देते हैं, कुछ कुछ ऐसे लगता है जैसे आप तिरछे हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल यानी कि सारा का सारा, आकाश यानी आसमान, पहने हुए हैं यानी पहना है। ऐसे लगता है चांद ने पूरे आसमान को कपड़ों की तरह पहन लिया है। तारों जड़ा, जो कि तारों से जड़ा हुआ है, तारों से सजा हुआ है, तारों से सजे हुए पूरे आसमान को ऐसे लगता है जैसे चांद ने पहन लिया है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही चांद ने तारों से सजे हुए पूरे आकाश को पहन लिया है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और ऐसे लगता है कि पूरी जो ड्रेस पहनी है उन्होंने आसमान की, उसमें से सिर्फ मुंह को बाहर निकाले हुए हैं, मुंह को खोले हुए हैं, यानी पूरी ड्रेस में सिर्फ उनका मुंह दिखाई दे रहा है। और उनका मुंह कैसा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल, जो पूरी तरह से गोरा है और गोल मटोल मुंह है।
तो जैसे हम ड्रेस पहन लेते हैं, सर्दियों में जब हम ड्रेस पहनते हैं तो पूरी तरह से हम अपने आप को कवर करके रखते हैं, सिर्फ मुंह बाहर दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। लड़की कहती है कि ऐसे लगता है तारों से सजे हुए पूरे आसमान को पहन लिया है चांद ने, और सिर्फ मुंह उसमें से बाहर दिखाई दे रहा है, जो मुंह खुला हुआ है और गोरा चिट्टा है और साथ में गोल मटोल है। अब जैसे ही हमने शब्दों को पढ़ा, गोरा चिट्टा, गोल मटोल, तो इन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि गोल मटोल यानी ऐसे पूरी तरह से गोल होगा, सर्कल की तरह। गोरा चिट्टा यानी बहुत गोरे रंग का होगा। तो ये खास शब्द होते हैं जो कोई भी कवि अपनी कविता में प्रयोग करता है, जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में चित्र बन जाते हैं। और ऐसे शब्दों को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, शब्द बिंब या बिंब भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे ही हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी तो हमारे मन में एक चित्र बन गया कि चांद कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो पूरी तरह से गोल होगा, साथ में गोरा चिट्टा होगा, और उसने कपड़े पहने हुए हैं, पूरे आसमान के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह बाहर दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, पोशाक यानी ड्रेस, जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, कैसी ड्रेस पहनी हुई है, तारों से सजी हुई पूरे आसमान की जो ड्रेस पहनी है, पोशाक पहनी है, वो चारों सिमत, सिमत का अर्थ होता है दिशाएं, चारों दिशाओं में फैलाई हुई है, पूरी तरह से फैलाई हुई है। कभी आपने प्रिंसेस वाली फ्रॉक पहनी हो, ऐसी ड्रेस आपने देखी हो जो पूरी तरह से हम चारों तरफ फैला देते हैं, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे चांद ने जो तारों से सजी हुई आसमान की ड्रेस पहनी है उसको चारों दिशाओं में फैला लिया है। सिमत यानी दिशा। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। और फिर से लड़की कहती है कि आप फिर भी मुझे तिरछे यानी टेढ़े नजर आते हैं, पता नहीं कैसे। खूब है गोकी, गोकी का अर्थ होता है हालांकि, यद्यपि। खूब है गोकी, वाह जी वाह। फिर लड़की कहती है, वाह जी वाह, वैसे तो आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, चारों दिशाओं में फैलाई हुई है, गोल नज़र आते हो, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, बीच बीच में कहीं ना कहीं टेढ़े दिखाई देते हो, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब लड़की कहती है, क्या आप हमें बुद्धू समझते हैं? निरा यानी पूरी तरह से, कि हमें आपने क्या पूरी तरह से बुद्धू समझा है? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की चांद से कहती है कि हम बुद्धू नहीं हैं, बल्कि हम सब कुछ समझते हैं, बहुत समझदार हैं। हमें पता है कि आपको एक बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से ही आप कभी कभी बीच में तिरछे नजर आते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। घटना यानी कम होना, कि आप पहले तो पूरे गोल दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे घटते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं और घटते ही चले जाते हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि चांद जो है वो घटता है और बढ़ता है। घटना और बढ़ना किस कारण से होता है, सौरमंडल वाले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और साथ में पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और अमावस्या के दिन पूरी तरह से चांद दिखाई देना बंद हो जाता है। चांद 15 दिन तक बढ़ता है और फिर 15 दिन तक घटता है। इस तरह से चांद का बढ़ना और घटना चलता रहता है। तो लड़की ठीक ही कह रही है कि चांद को कोई बीमारी हो गई है, और बीमारी के कारण कभी वो छोटे दिखाई देते हैं, कभी वो टेढ़े दिखाई देते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, कभी चांद पूरा दिखाई दे रहा है, कभी चांद हमारा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। आगे लड़की कहती है, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो तब तक बढ़ते हुए चले जाते हैं, तब तक पूरी तरह से गोल ना हो जाएं। गोल कब होता है? जब पूर्णिमा की रात आती है, तो पूर्णिमा को चांद पूरी तरह से गोल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर से धीरे धीरे चांद कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, और फिर अमावस्या की रात को पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। बिल्कुल गोल, तो जैसे इन शब्दों को हम पढ़ते हैं बिल्कुल गोल, तो हमारे दिमाग में फिर से चित्र बनता है कि पूरी तरह से गोल। तो यहाँ पर भी शब्द बिंब का प्रयोग किया गया है।
यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज यानी बीमारी, जो घटने और बढ़ने की बीमारी है आपको, वो अच्छी होने में नहीं आती है। हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं, आप कभी घटते हैं फिर बढ़ते हैं और ये बीमारी कभी ठीक होने का नाम लेती ही नहीं है। हमें जब बीमारी होती है तो हम तो दवाई लेने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन चांद की जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसी लगी आपको चांद से थोड़ी सी गप्पे? लड़की ने चांद से कौन कौन सी बातें की और कैसी कैसी बातें की, ये सभी बातें हमने अपनी कविता में पढ़ी। आइए अब एक विशेष जानकारी देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन्हीं दोनों परिभ्रमण यानी चक्कर लगाना, परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। विभाजित करना यानी बांटना, यानी पूरे साल को हम 12 महीनों में विभाजित करते हैं और महीने को हम 30 दिन में विभाजित करते हैं। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो इसको समझना जरूरी है। जब चंद्रमा 15 दिनों में बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है तो उस 15 दिन के समय को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक आ जाता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण का अर्थ वैसे होता है काला, यानी अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कृष्ण पक्ष यानी काला होना। काला होना यानी चंद्रमा का अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देना, यानी चंद्रमा का घटना। और शुक्ल का अर्थ होता है चमकना। जब चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा तक जाता है तो पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से गोल होकर चमकता है। तो इस तरह से आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को याद रख सकते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं और पूरे साल को हम 2 भागों में बांट देते हैं। 6-6 महीने के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप संवत के 12 महीनों के देसी नाम देख सकते हैं। हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसमें जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से काम करते हैं, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है देसी महीनों के नाम बताओ, तो हम नहीं बता पाते क्योंकि ज़्यादातर हम जनवरी फरवरी इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए और जब भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिलती है तो उसको हमें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये देसी महीनों के नाम हैं। आजकल हम अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं तो इसलिए इन नामों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते और इस कारण से इनके नाम हमें याद भी नहीं होते, लेकिन आप सभी को याद करने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे पाठ से अलग थी। अगर कोई आपसे पूछता है कृष्ण पक्ष क्या होता है तो आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है काला, और काला चंद्रमा कब होगा? अमावस्या के दिन। और कैसे होगा? जब वो घटते हुए जाएगा, तो यानी 15 दिन के लिए जब चंद्रमा घटता है अमावस्या तक पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल का अर्थ होता है चमकना। तो जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की तरफ जाता है तो उन 15 दिनों के समय को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। और कोई आपसे पूछता है उत्तरायण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं 6 महीनों के समय को जिसमें मौसम का तापमान बढ़ता है उसको हम उत्तरायण कहते हैं, और 6 महीने के समय को जिसमें मौसम का तापमान घटता है उसे हम दक्षिणायन कहते हैं। तो है ना मज़ेदार जानकारी और नई जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आप इसे बड़ी आसानी से 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद कर सकते हैं। आइए कविता पढ़ने के बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क भाग, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है,
और ख भाग में दिया गया है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो कविता में हमने पढ़ा था कि ऐसा लग रहा है जैसे चांद ने पूरे आकाश को, तारों से सजे हुए पूरे आकाश को चारों दिशाओं में फैलाकर पोशाक की तरह पहने हुआ है। तो ख भाग हमारा यहाँ पर क्या है, सही है। तुम किसे सही मानते हो? आप किसे सही मानते हैं? कविता के हिसाब से हमारा ख भाग सही है। अगर आपको लगता है क भाग सही है तो आप इसका भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो सही क्यों लगता है उसका कारण बताना पड़ेगा। कविता पढ़ने के बाद आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, और ये हम सही मानते हैं। उत्तर को समझने के बाद आपको खुद से अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कहीं से भी लिखा हुआ उत्तर हमें मिल जाए तो उसको हम अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। प्यारे बच्चों, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को यही कहती हूँ कि आप अपने उत्तर को समझें, समझने के बाद खुद से बनाकर अपना उत्तर लिखने की कोशिश करें। और इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे आप बहुत अच्छे उत्तर खुद से बनाकर लिख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा उत्तर हर एक पर्सन का लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। पूरी कविता हमने पढ़ी और चांद कभी गोल दिखाई देते हैं लेकिन कभी तिरछे दिखाई देते हैं, कभी घटती हुई बात की गई है, कभी उसके बढ़ने की बात की गई है। तो अब हमें इसका उत्तर देना है। पूर्णिमा के दिन कारण लिखना है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में कारण लिखना है, प्रथमा से अष्टमी के बीच में कारण लिखना है। अब पूर्णिमा के दिन चांद कैसा दिखाई देता है? पूरी तरह से गोल दिखाई देता है। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? तो हमें लगता है कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि चांद गोल भी दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। अब अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चांद पूरी तरह से गोल नहीं होता, बीच में से थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। तो हमारे हिसाब से, हमारी कविता के हिसाब से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में कवि ने चांद से गप्पे लगाई होंगी। और आप कविता की पंक्तियां भी लिख सकते हैं अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, कि गोल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आ रहे हैं, यानी कि पूर्णिमा का दिन नहीं आया है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चांद गोल भी दिखाई देता है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। तो जब कविता हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था शब्द बिंब क्या होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बनते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। यानी आप किसी ऐसे शब्द को चुनिए कविता में से जिसको अगर हम बहुत ही अलग अलग करके लिखेंगे तो उसका एक चित्र हमारे दिमाग में छप जाएगा। इसके उत्तर में हम लिखना चाहेंगे गोल मटोल। जैसे ही हम गोल मटोल को बिल्कुल अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे दिमाग में गोल गोल चित्र बन जाएगा। दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं तिरछे, तिरछे। तो जैसे ही हम तिरछे लिखेंगे तो हमारे दिमाग में तिरछा चांद, टेढ़ा चांद छप जाएगा। आप कुछ और शब्दों को भी छांट कर लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो ये तो बड़ा मज़ेदार उत्तर होने वाला है और इसका उत्तर आपने खुद सोच के लिखना है। अब हमने देखा है हमारे कुछ दोस्त होते हैं, घर में भी कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनको थोड़ी सी बात कुछ कहें तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। अब चांद को हम कैसे चिढ़ा सकते हैं कि भाई चांद कभी तो कम दिखाई देता है, कभी पूरा गोल दिखाई देता है, कभी टेढ़ा दिखाई देता है, चांद में कुछ कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। तो हम कैसे भी उसको चिढ़ा सकते हैं। और चांद क्या क्या जवाब देगा वो जवाब आपने अपने दिमाग से सोच के लिखने हैं।
इसका उत्तर हर एक बच्चे का अलग अलग होने वाला है। तो चलिए अपने दिमाग से सोचिए और इसका उत्तर अच्छा सा बना के लिखिए। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लड़ाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। गद्य यानी कि कहानी के रूप में, लाइन के रूप में, और पद यानी कविता के रूप में। तो भी चांद की जगह अगर सूरज आ जाए और सूरज चाचा से अगर हमें गप्पे लगानी हो तो फिर हम कैसे लगाएंगे? इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़ से भी आप गप्पे लगा सकते हैं, बिजली के खंभे से गप्पे लगा सकते हैं, सड़क से गप्पे लगा सकते हैं, पेट्रोल पंप से गप्पे लगा सकते हैं। तो अब आपने अपने दिमाग का प्रयोग करना है और मज़ेदार से गप्पे लगाकर आपने इसके बारे में लिखना है। अब सूरज से हम कैसे लगा सकते हैं? भी कह सकते हैं सूरज से, सूरज चाचा इतने गर्म क्यों रहते हो? थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिया करो, दिमाग को ठंडा रखो, हमें भी थोड़ा कूल कूल रहने दिया करो। तो ऐसे ही हम कुछ भी बना सकते हैं, जो भी हमारे दिमाग में पंक्तियाँ आ रही हैं। आशा करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे, कविता भी समझ में आई होगी। कविता बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी अच्छी कविता थी। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।